Hello, 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 hello. Good morning, सबको. So you can see the time. It's 5 a.m. and now we are going with things what I actually wanted to record the lectures, especially for the biology and for the inorganic chemistry and some sections of physics also. काफी ज्यादा ट्रबल्स आए एंड फाइनली वी आर है. तो शुरू करते हैं. पहला ही लाइन इस चैप्टर का देखो कितना इंप्रेसिव है अपने आप में. बायोलॉजी इज द एसेंस ऑफ स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. अब ये जो एसेंस होता है ना, इस एसेंस का मतलब क्या होता है? एसेंस का मतलब यहाँ पर होता है समरी. एसेंस का क्या मतलब है यहाँ पर? समरी. इस दुनिया में जो जिंदगी है, जो लाइफ का स्टोरी है, उसका पूरा ओवरऑल समरी कहाँ पे रखा रखा हुआ है? बायोलॉजी में रखा हुआ है. While individual organisms die without fail. सही बात है. अगर आप ऑर्गेनिज्म की बात करें, एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, विदाउट एनी डाउट वो मरता ही है. Species continue to live through millions of years unless threatened by natural or anthropogenic extinction. ये स्टेटमेंट सोचो अपने आप में कितना पोटेंशियल फुल है कि एक इंडिविजुअल, अगर तुम बात करो एक इंडिविजुअल की, अगर तुम बात करने के लिए जाओ तो जरूर मरता है, लेकिन तुम जैसे ही बात करो स्पीसीज का तो वो जिंदा रहता है मिलियंस ऑफ ईयर्स. कब तक? जब तक कि कोई नेचुरल या फिर एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन जेनरेटेड एक्सटिंक्शन प्रोसेस ना हो. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ही क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन जेनरेटेड. यानी या तो इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से कोई चीज एक्सटिंक्ट कर गई हो, या फिर कोई नेचुरल ऐसा डिजास्टर आया, नेचुरल कोई ऐसा फिनोमेना हुआ जिसके कारण पूरी की पूरी एक स्पीसीज ही खत्म हो गई हो. लाइक बात करते हैं डायनासोर की. एक स्पीसीज था, खत्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई. आ रहा है समझ में ना? उसको ह्यूमन ने नहीं एक्सटिंक्ट किया, वो नेचुरली एक्सटिंक्ट हो गया. ये चीज था. अदरवाइज स्पीसीज मिलियंस ऑफ ईयर्स रहते हैं. तो जैसे ही ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का बात आता है, स्पीसीज के मिलियंस ऑफ ईयर्स रहने की जैसे ही बात आती है, तो वहां आती है बात ये, है ना? वहां पर बात आती है इनकी. किनकी? इनकी. रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन becomes a vital process without which species cannot survive for long. जैसे ही बात करेंगे स्पीसीज के सर्वाइवल, क्या वो भी फॉर द मिलियंस ऑफ द ईयर्स, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्रोसेस आ जाता है? रिप्रोडक्शन आ जाता है. उसके बिना कोई भी स्पीसीज उतने लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेगा. उतने लंबे समय तक कोई भी स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पाएगा. Each individual leaves its progeny by asexual और sexual means. सही बात है. इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने प्रोजेनी बनाने के रास्ते खोज ही लेते हैं. एक जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितना भी इंडिविजुअल है, तो उसको अगर तुम चाहते हैं ऐसे करके नीचे लिख सकते हो कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करते हैं? अपने प्रोजेनी बनाने के लिए रास्ते ढूंढ लेते हैं. क्या करते हैं? प्रोजेनी बनाने के लिए रास्ते ढूंढ ही लेते हैं. और रास्ते कौन से होते हैं? दो तरीके के रास्ते हैं. पहला है तुम्हारा एसेक्सुअल. पहला है तुम्हारा ओसेट. दिख रहा है इस पे? पहला है तुम्हारा एसेक्सुअल और दूसरा है तुम्हारा सेक्सुअल तरीका. इन दोनों तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में जो है वो अपना प्रोजेनी पैदा करते हैं. अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनेबल्स क्रिएशन ऑफ टू न्यू वेरिएंट्स. बहुत अच्छी लाइन. ये आगे जाकर के बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों ज्यादा प्रिफरेबल होता है. क्योंकि दो अलग अलग, सॉरी, दो अलग 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 वेरिएंट बनते हैं. उसके जो इन्फेंट्स होते हैं, किड्स होते हैं, प्रोजेनी होते हैं, उनमें वैरायटी आ जाती है. सो दैट द सर्वाइवल एडवांटेज इज इनहैंस्ड. तो जिसके पास वैरायटी रहेगा उसका सर्वाइवल एडवांटेज भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. सर्वाइव करने के चांस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं. आ रहा है समझ में? अब देखो कैसे. तो कोई राजस्थान का बच्चा
कोई लड़का जम्मू एंड कश्मीर की लड़की से शादी कर ली, राजस्थान का लड़का जम्मू एंड कश्मीर में सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर की लड़की उसके लिए राजस्थान में जाकर के सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, शोइंग द टेम्परेचर कंडीशंस। लेकिन जो उनके बच्चे होंगे वो दोनों जगह आसानी से सरवाइव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऑर्गेनिजम्स का डीएनए का प्रोडक्ट है वो। आ रहा है समझ में ना? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो सबसे खूबसूरत चीज ये है कि वो वैरायटी लाता है। क्या लाता है? वैरायटी लाता है, क्लोन नहीं बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बच्चे अपने माता पिता के जैसे होते हैं, दिखने में लगते होंगे ये अपने माता पिता के जैसे होते हैं, माता पिता के जैसे होते हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आ रहा है समझ में ना? This unit explains the details of the reproductive process in flowering plants and humans as the related representative examples. Sorry, as to relate representative examples. A related perspective on human reproductive health. बकवास है, इतना ही लाइन इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन क्या? बायोलॉजी इज द एसेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन अर्थ आता है। दूसरा, individual organisms die without fail, or species continue to live through millions of years unless threatened by the natural or anthropogenic extinction। यानी इंडिविजुअल तुम्हारा मर जाता है लेकिन स्पीसीज जिंदा रहता है until और unless नेचुरल या कोई एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन ना हो। अगला, जब स्पीसीज के मिलियंस ऑफ इयर्स का सर्वाइवल की बात आई, रहने की बात आई, तो वहां रिप्रोडक्शन एक बहुत ज्यादा वाइटल प्रोसेस हो जाता है। और ये लाइन आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। क्लियर है? कोई भी ऑर्गेनिज्म बच्चे पैदा करने के लिए दो तरीके का यूज करते हैं, सेक्सुअल या फिर एसेक्सुअल मेथड का यूज करते हैं। सेक्सुअल मोड ज्यादा एडवांटेज वाला है। क्यों एडवांटेज वाला है? क्योंकि उसमें सर्वाइवल का चांस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अपने साथ में जो एक सबसे खूबसूरत चीज लेकर के आता है वो आता है वैरायटी। अब थोड़ा सा इन अंकल के बारे में जानेंगे। इनका नाम है पंचानन माहेश्वरी। क्लियर है? राजस्थान के रहने वाले हैं ये। इतना ज्यादा ये जो सर क्यों करेंगे? क्योंकि ये जो सबसे अच्छा चीज पर फोकस किए थे वो ये था कि एम्ब्रोयोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी बेसिकली क्या होता है? क्लास 11 में पढ़ोगे, पढ़े होगे वहां। इट इज द इट इज द नेमिंग के लिए, सिस्टम ऑफ नेमिंग के लिए, है ना, नाम, साइंटिफिक नेम देने के लिए किसी भी ऑर्गेनिजम्स को। और वहां पर इन्होंने बोला कि भाई सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही नहीं, एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी उतना ही वैल्यू दो, उसको भी कंसीडर करो नाम रखते समय में, क्लासिफिकेशन करते समय में। इसके अलावा इन्होंने किस चीज पर वर्क किया था? इसके अलावा इन्होंने वर्क किया था टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन। दो चीज पर, टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन, ओवरी के अंदर पॉलिनेशन करवाने में। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ इनके बारे में नहीं जानना है। अब आते हैं आगे, शुरू करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बोलता आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। द मिरेट्स, देखो वर्ड देखो कितना अच्छा अच्छा लिख करके रखता है। एनसीईआरटी का जो वर्ड प्ले होता है, अगर तुम उसको समझ जाओ, सबसे ऊपर में पहला ही लाइन क्या था? एसेंस। यहाँ आ जाओ, दूसरी लाइन में क्या है तुम्हारा? मिरेट्स। मतलब क्या होता है? अब मिरेट्स का मतलब क्या होता है? द मिलियंस ऑफ फ्लावर्स, काफी ज्यादा जो नंबर्स होते हैं, है ना। मिरेट्स का मतलब क्या होता है? मिरेट्स का मतलब होता है मिलियंस, द मिलियंस ऑफ फ्लावर्स दैट वी एंजॉय गेजिंग एट, जिसको हम निहारते रहते हैं, जो उसमें से खुशबू आता है, जो परफ्यूम्स आते हैं, है ना, जो परफ्यूम्स आते हैं, जिन फ्लावरों को हम निहारते रहते हैं, है कि नहीं, जिनको लेकर के हम ये हो जाते हैं, मतलब क्या बोले, अगर लिखा है ना, द
परफ्यूम्स दैट वी सून ऑफर। तो बेसिकली सून का जो जनरल इंग्लिश मीनिंग होता है उसका मतलब होता है फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना। लेकिन अब फूल को देखने के बाद तो तुम बेहोश नहीं होते, मतलब क्या बोले, अट्रैक्ट हो जाते हो उसके परफ्यूम्स पे, मतलब खुशबू आता है and आहा हा, क्या फ्लावर है, लाइक टाइप वाला जो एक वाव टाइप की फीलिंग आती है, दैट इज द परफ्यूम्स दैट वी सून ओवर का मतलब होता है। द रिच कलर्स, कलर्स की जो वैरायटीज हैं, दैट अट्रैक्ट, जिस वजह से हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, ये सब, चाहे सेंट का बात करो, वो परफ्यूम जिसके ऊपर हम लोग अपना होश खो बैठते हैं कि लाइक है, मतलब फ्लावर्स है चाहिए, उस टाइप का। जो कलर्स में वैरायटी होते हैं जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, इस सब एक ही काम के लिए है, इस सब का अल्टीमेट गोल ये दिस दीज आर द एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है, सेक्सुअल, इस सब का अल्टीमेट गोल क्या है तुम्हारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सब हेल्प करते हैं किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फ्लावर्स डू नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर राइटर लिखता है, एनसीईआरटी का ये लाइन है बहुत अच्छे तरीके से। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिश। फ्लावर सिर्फ हमारे इस काम के लिए नहीं है, सेल्फिशनेस के लिए, अपने जरूरत के लिए नहीं है कि चलो चलो 7 फरवरी है तो दे आते हैं, किसी मोहतरमा को खुश हो जाएगी, है ना। अगर कभी मौका मिले तो पढ़ना, हिंदी में एक कविता मिलेगा, पुष्प की अभिलाषा। वहां ये चीज बहुत तुमको पता चलेगा कि फ्लावर एक्चुअली कहना क्या चाहता है ना। हिंदी का कविता, जो लोग हिंदी के स्टूडेंट्स होंगे डेफिनेटली पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो गूगल कर लेना, पढ़ लेना, पुष्प की अभिलाषा। नहीं समझ में आया मुझे बोलना, मैं समझा दूंगा, बट पढ़ के देखना एक बार, बहुत पता चलेगा कि कितना खूबसूरत चीज है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। यानी ये लाइन सोचो, ये लाइन आता है स्टेटमेंट बन के, स्टूडेंट ना प्रेशर में ये सोचता है अरे भैया कोई तो एक्सेप्शन होगा। नहीं भैया, एनसीईआरटी अगर ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो अगर तुम्हारे असर्शन रीजन में ये स्टेटमेंट आता है, अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये आता है कि ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तुम लोग बोलोगे यस, क्योंकि ये लाइन एनसीईआरटी में है। लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी, उसके अलावा और कहाँ पे डाइवर्सिटी है, फ्लावर्स में डाइवर्सिटी, उसके अलावा फ्लोरल पार्ट्स में डाइवर्सिटी, shown an amazing range of adaptations to ensure the formation of the end product of the sexual reproduction। और वो तुम्हारा क्या end product क्या है, end product है तुम्हारा fruits and seeds। मेरे बात को समझो, तुम देखते हो कि सारे फ्लावर एक जैसे नहीं होते, सारे फ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस एक जैसे नहीं होते, सारे फ्लावर्स का फ्लोरल पार्ट एक जैसे नहीं होता, सेपल्स एक जैसे नहीं होते, पेटल्स एक जैसे नहीं होते, स्टामेन का लेंथ अलग अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, ये सब एडेप्टेशन है, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होना पड़ा कंडीशंस के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, सो दैट कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट मिले। और एंड प्रोडक्ट क्या है, फ्रूट और सीड। इस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर और प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, दैट इज द एंजियोस्पर्म। तो क्या जब एनसीईआरटी यहाँ इस बात को लिख देती है तो हम लोग समझ सकते हैं ऑल एंजियोस्पर्म सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसी फ्लावरिंग प्लांट्स को के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल टर्म एंजियोस्पर्म। क्लियर है, तो ऑल एंजियोस्पर्म सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस तरीके से पढ़ना है एनसीईआरटी। अब आते हैं आगे। ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशन, ह्यूमन बींग्स हैव हैड एन गुड रिलेशन, है ना, किसके साथ में, फ्लावर के साथ में। फ्लावर के साथ में क्या होता है, मतलब एक क्या बोले, लोग किससे काफी ज्यादा इससे अटैच्ड होते हैं, है ना, काफी ज्यादा इससे क्या होता है, अटैच्ड होते हैं फ्लावर्स के साथ, इम्पार्ट फील करते हैं फ्लावर्स के साथ। तुम लोग भी देखते होगे, कहीं भी फ्लावर देखे तो तुम उसके तरफ ही हो जाते होगे, थोड़ा सा, है ना, लीन हो जाते होगे टाइप करके। चलो देखते हैं आगे। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्या क्या, एस्थेटिक,
है ना। उसके अलावा क्या है तुम्हारा ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल समझते हो ही। हाँ, एस्थेटिक मतलब ब्यूटी रिलेटेड, खूबसूरती से रिलेट करता है। ऑर्नामेंटल सजने संवरने के काम आता है। सोशल सामाजिक, रिलीजियस धर्म से रिलेटेड, और कल्चरल वैल्यू दे हैव बीन यूज्ड एज ए सिंबल फॉर ह्यूमन फीलिंग्स। कल्चरल वैल्यू कैसे, तो लाइक झारखंड में अभी एक त्योहार होगा जो कि तुम लोग जानते होगे, अभी मार्च अप्रैल में होता है, जो कोई एक फूल आता है और उसके बाद वो त्योहार होता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में होते रहता है ना, जहां जहां वो फ्लावर आता है। ये कल्चरल वैल्यू हो गया। दे हैव ऑलवेज बीन सीन एज ए सिंबल फॉर, ऑल्सो फ्लावर कहाँ होता है, तो एक सिंबल होता है इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स को दिखाने के लिए। और वो ह्यूमन फीलिंग्स कौन कौन से हैं? ह्यूमन फीलिंग्स में आते हैं लव, प्यार, अफेक्शन, लगाव, हैप्पीनेस, खुशी, ग्रीफ, दुखी, मोर्निंग, शोक, सब के लिए आ कहते हैं। लिस्ट एटलीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट योर होम्स एंड गार्डन। बनाओ लिस्ट जो ऑर्नामेंटल में यूज होता है। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 more फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन द सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन फैमिली। डेफिनेटली बनाओ। और हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? फ्लोरिकल्चर को अगर एक वर्ड में मुझे समझना चाहे, छोटा सा वर्ड में, तो होता है एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर। वो तुम्हारा क्या हो जाता है? एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर हो जाता है। वो क्या हो जाता है तुम्हारा? एग्रीकल्चर ऑफ फ्लावर हो जाता है। एकदम सिंपल आसान भाषा में समझो। अब देखो तुम्हारा फ्लावर का एक सिंपल लेटरल सेक्शन देख लो, क्या है तुम्हारा। तो फ्लावर का एक ये बेसिक बेसिक क्लास 10th का बेसिकली डायग्राम है, क्लास 10th के लेवल का। आ, ये जो ग्रीन वाला पत्ता होता है ना फ्लावर के जस्ट नीचे में, इसको बोलते हैं हम लोग सेपल। और फ्लावर के नीचे देखते हो कि ऐसे मोटा सा बल्ज पोर्शन रहता है, ये पोर्शन के अंदर में तुम्हारा क्या पाया जाता है? ओवरी। कैसे लोकेशन पता करने का भी बताते हैं। ये जो कलरफुल पार्ट पाया जाता है फ्लावर में, लाल पीला, ये होता है पेटल। उसमें जो देखते हो गए ये सब खास करके मस्टर्ड का अभी सीजन है, मस्टर्ड के सीड में देखते हो गए ऐसे करके, सॉरी मस्टर्ड के फ्लावर में ये देखते हो गए, ये ढेर सारा हुआ है फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर में जो ये लगा हुआ है ऊपर सब मुखड़ा जैसा ये टोपी जैसा, ये है एंथर, है ना। उसके बीचों बीच तुमको एक बहुत सीधा सा दिखेगा ट्यूब टाइप का, वो होता है स्टाइल। ट्यूब के ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टिग्मा। और उसी के जस्ट नीचे क्या आता है? ओवरी होता है। ये एक बेसिक सा डायग्राम है समझने के लिए। अब आते हैं आगे समझेंगे। तो भैया अभी अगर तुम वैलेंटाइन डे मना रहे हो, तो तुम्हारे लिए फ्लावर क्या है? तुम्हारे लिए फ्लावर है अपनी मोहतरमा को खुश करने का साधन। लेकिन जो बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जिनको नीट देना है, उनके लिए फ्लावर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल्स। एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल है किसके लिए? एक बायोलॉजिस्ट के लिए। देखो कितना अच्छा वर्ड यूज किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्बल। बेसिकली ये है क्या? तो मार्बल इज बेसिकली यूजुअली यूज किया जाता है आश्चर्य, सरप्राइजिंग के लिए, चमत्कार के लिए। तो जो एक बायोलॉजिस्ट है उसके लिए फ्लावर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल, एक चमत्कार की तरह, एक सरप्राइजिंग इसके तरह है। और क्या है उसके लिए? उसके लिए साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि भैया हम बायो वाले हैं, हम जानते हैं कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ होगा, कहाँ? फ्लावर पे। क्लियर है? अ पार्ट ऑफ फ्लावर दिया हुआ है। अब देखो इधर, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन। अगेन ये लाइन बहुत अच्छा लाइन है, क्या है कि जब तुमको एक्चुअल में फ्लावर दिखता है प्लांट के ऊपर में, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। यह डिसीजन कि इस प्लांट में फ्लावर होने वाला है, ये बहुत पहले लिया जा चुका होता है। क्लियर है? सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, several hormonal and structural changes are initiated within lead to the differentiation and further development of the floral primordium। हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज काफी ज्यादा हो जाता है किसके अंदर में? प्लांट के अंदर में। जिसके कारण डिफरेंशिएशन, जिसके कारण डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट होता है किसका? फ्लोरल प्राइमोर्डियम का होता है।
ठीक है। वहां से बनते हैं इन्फ्लोरेसेंस, जिसके ऊपर में होता है फ्लोरल बर्ड्स, और वो बनते हैं फ्लावर। तो तुम लोग इतना वहां गिजर गिजर नहीं करके यहाँ नीचे में लिख लोगे। सबसे पहले आते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डियम, वहां से आएगा इन्फ्लोरेसेंस, और से लिखो। उसके ऊपर में होता है फ्लोरल बड। जैसे बोल बोल के बोल रहे हैं ना, वैसे करके तुम लोग करोगे ना तो क्विकली रिमाइंड कर पाओगे। फ्लोरल बड, और वहां से डेवलप होता है तुम्हारा फ्लावर। ये भी अभी तक ऑर्डर आया नहीं है एग्जाम में, अगर आ जाता है तो ठीक ही है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बात करें तो वो होता है तुम्हारा एंड्रोइसियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बात करें तो तुम्हारा वो होता है गाइनोइसियम। सर याद कैसे रखेंगे? सिंपल तरीका, पूरे बायोलॉजी में कहीं पर भी, पूरे बायोलॉजी में कहीं पर भी अगर गाइनी वर्ड आ जाए वो फीमेल के लिए होगा, और मेल वर्ड के लिए क्या होगा, मतलब सॉरी, यहाँ गाइनी वर्ड आ जाए फीमेल के लिए, जो बच गया वो तुम्हारा क्या हो गया, मेल का पार्ट हो गया। अब देखते हैं। अब एंड्रोइसियम में भी क्या होता है, तो एंड्रोइसियम में होता है whorl ऑफ स्टामेन। एंड्रोइसियम में क्या पाया जाता है तुम्हारा, whorl ऑफ स्टामेन। अब ये whorl ऑफ स्टामेन का बेसिकली देखते रहो, वर्ड जो है किस तरीके से ये रहता है, लिखा हुआ रहता है कि काफी ज्यादा ये करता है। मतलब whorl का मतलब क्या होता है, तो एक गुच्छा बना करके एक साथ इकट्ठे रहना। एंड्रोइसियम में बेसिकली क्या होता है, स्टामेन का एक गुच्छा होता है। ये देखो कितने कितने सारे स्टामेन है एक फ्लावर के अंदर, देखो ये सब स्टामेन है। ये देखो, ये भी स्टामेन है, ये भी स्टामेन है, ये भी स्टामेन है, ये स्टामेन है, ये वाला स्टामेन है, ये स्टामेन है, ये स्टामेन है। आ रहा है समझ में ना? तो यही चीज तो कहना चाह रहे हैं कि ये सब एंड्रोइसियम का पार्ट है, कि एंड्रोइसियम में स्टामेन का क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है। अब आते हैं अगला, स्टामेन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन पर आकर के बात करते हैं। डायग्राम को ब्लर आ रहा था, चलो ठीक है। अब देखो, अगर तुम देखने जाओगे तो स्टामेन का दो पार्ट होता है। पहला, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, और टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। सॉरी, क्या ग्लिच आ गया नहीं पता, आता आ सकता है कभी कभी, इज नॉट अ बिग डील। हाँ जी, चलो देखो। तो सबसे पहले क्या आता है, टू टाइप ऑफ टिपिकल स्टामेन क्या क्या है, तो द लॉन्ग एंड सिलेंडर stalk called the filament, and the terminal generally bilobed structure जिसको हम लोग कहते हैं एंथर। तो बेसिकली स्टामेन का दो पार्ट होता है, क्या क्या, फिलामेंट और एंथर। जो फिलामेंट होता है लॉन्ग होता है, सिलेंडर बोले तो पतला होता है, स्टॉकेज बोले तो सपोर्ट करता है किसको, एंथर को। किसको, एंथर को। सपोर्ट में मॉर्फोलॉजिकल सपोर्ट का हम बात कर रहे हैं, वहां पर जो एक ये होता है पकड़े हुए रहता है, उसका पोजीशन को होल्ड किए हुए रहता है। किसके पोजीशन को होल्ड किया रहता है, एंथर के पोजीशन को होल्ड किया हुआ रहता है। कौन, फिलामेंट। एंथर क्या होता है तुम्हारा, तो टर्मिनल होता है, ये तो ठीक है, लेकिन जनरली बाइलोब्ड होता है। हमेशा एंथर बाइलोब्ड हो इसकी गारंटी नहीं है, जनरली बाइलोब्ड होता है।
ठीक है, आगे देखो। अगला लाइन इतना बार आ चुका है अलग अलग एग्जामिनेशन से, जिसका जवाब नहीं है। ये लाइन है ये, the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petals of the flower. proximal end, proximal का मतलब होता है पास वाला। तो पास और दूर जो इस चैप्टर में हम लोग काउंट करेंगे वो थैलमस के पास से काउंट करेंगे। कहां से काउंट करेंगे? थैलमस से। सेपल्स के जस्ट नीचे वाला पोर्शन क्या होता है? थैलमस कहलाता है। क्लियर है ना? तो बेसिकली जो स्टामिन का जो प्रॉक्सिमल एंड होगा, यानी यहाँ वाला एंड, ये किससे अटैच्ड होगा? ये अटैच्ड होगा या तो पेटल से या फिर थैलमस से। किससे? थैलमस से। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामिन, ये भी लाइन अप आ चुका है। अच्छा लाइन है कि द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामिन्स आर वेरिएबल। द नंबर एंड लेंथ ऑफ the number and length of stamens are variable in flowers of different species। अलग अलग स्पीसीज के फ्लावर में जो है सो स्टामिन का नंबर और लेंथ क्या होता है? अलग अलग होता है। तो अगर तुम सारे फ्लावर से 10 फ्लावर से स्टामिन कलेक्ट करोगे तो तुमको अलग अलग मिलेगा, वो डिफरेंट मिलेगा। बोल भी रहा है कि तुम लो स्लाइड पर जाओ, ऑब्जर्व करो तुमको क्या क्या डिफरेंस आ रहा है। और अगर तुमको चाहिए काफी ज्यादा तो उसको डाइसेक्ट करो, फिर माइक्रोस्कोप में डालो, तो और फिर उसके बाद जो है कल एक क्लियर डायग्राम बनाओ, तब तुमको शेप एंड अटैचमेंट भी समझ में आएगा। लेकिन अपने पास उतना वक्त तो भी है नहीं, तो अपन इस पे भरोसा करेंगे। किस पे? एनसीईआरटी पे कि तुम जो बोल दिए वही सच है। सच क्या है? सच है ये ये टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, a typical angiosperm anther is bilobed। बाय का मतलब दो, बाइलोब्ड दो लोब होता है। इच लोब्ड हैविंग टू थीका। थीका का मतलब होता है लेयर, ये भी वर्ड आ जाए थीका। इच वर्ड हैविंग टू थीका, टू थीका का मतलब दो लेयर होता है हर एक लोब में, मतलब डाइथिकस होता है। डाइथिकस होता है। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथ वाइज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आया हुआ है टेस्ट में, आ सकता है। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थीका। ध्यान से देखो मेरे वर्ड्स को। देखो, अब देखो, दो लोब है पहली बात तो। देखो, एक तो ये वाला लोब हो गया, और उसके जस्ट पीछे देखो तो एक ये वाला लोब है। और इस दोनों को सेपरेट करने के लिए अगर तुम ध्यान से देखो, बीचों बीच ये वाला एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन कर रहा है। बेसिकली ये होता कैसे? तो ये कुछ ऐसा होता है, एक्चुअल में ये ऐसा होता है। एक लोब, इसके साथ में दूसरा लोब, और इस दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में एक ग्रूव, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जिसको कहते हैं। ये चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, तुम अगर ध्यान से देखो तो, है ना, कि ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटिंग टू थीका। टू थीका कैसे? तो देखो तुम लोगों को भी दिख रहा है, दो लेयर होते हैं, है ना। उसमें पढ़ेंगे वो टू थीका क्या है वहां पर। Let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther। तो चलो हम लोग देखते हैं एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन ये रहा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। द बाइलोब नेचर ऑफ एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसीलिए वहां पर हम तुमको दो लोब नेम सिर्फ चर्चा कर रहे थे कि जो बाइलोब नेचर होता है एंथर का, वो काफी ज्यादा अलग होता है इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। कैसे? तो तुम बाहर से देखते हो तुमको बाई लोब दिखता है, दो ही लोब दिखता है, लेकिन यहाँ है खेला। द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स, टू इन इच लोब। अब देखो इस डायग्राम,
द एंथर इज टेट्रा एस्फोरेंजिएट। देखो एंथर में कितना एस्फोरेंजिया होगा, एंथर में एस्फोरेंजिया होगा, एंथर में एस्फोरेंजिया कितना होगा, एंथर में एस्फोरेंजिया होता है 4, 1, 2, 3 और 4, है कि नहीं? 4 एस्फोरेंजिया है, टेट्रा एस्फोरेंजिएट। और उसमें भी क्या बोल दिया, तो 2 ऑन इच लोब, एक, सॉरी 2 ऑन इच लोब। अब देखो ध्यान से, टेट्रा एस्फोरेंजिएट हुआ सबसे पहले तो, ये देखो 1, 2, 3 और 4। और ध्यान से देखो तो चारों का चारों दो दो करके एक लोब में है ना? तो इस एक को क्या बोलते हैं हम लोग, एक के लिए जो वर्ड होता है यूज होता है दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। एक के लिए जो वर्ड यूज होगा वो वर्ड क्या यूज होता है तुम्हारा, माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड यूज होता है। एक के लिए क्या यूज होता है तुम्हारा, माइक्रोस्पोरेंजिया वर्ड यूज होता है एक के लिए। चार है तो इसीलिए टेट्रा एस्फोरेंजिया। ठीक है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होकर के क्या बना लेता है, पॉलन सैक बना लेता है। क्या बना लेता है, पॉलन सैक बना लेता है। दे एक्सटेंडेड longitudinally all through the length of anther and are packed within the pollen grains। बोले थे ना एंथर तुम्हारा बाई लोब्ड होता है ऐसे करके, और एक longitudinal लेंथ वाइज ग्रो करता है। तो ये जो चार है, ये जो चारों माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये तुम्हारा ये बात बोल रहा है कि दे एक्सटेंडेड longitudinally all through the length of anther। ये पूरे लेंथ ऑफ एंथर में एक जो होता है वो ऐसे रहता है, कैसे, ऐसे, ऐसे रहता है, ऐसे, एक, फिर दो, फिर पीछे वाला एक 3, फिर उससे पीछे वाला एक 4, ऐसे लंबाई से रहता है पूरा लेंथ वाइज। तुमको अगर समझना हो तो कुछ नहीं, चार पतला पतला पाइप को लिए ऊपर और नीचे उसके मुंह को बांध दिए, टैप कर दिए, एक साथ ज्वाइन कर दिए, दैट इज उस तरीके से टेट्रास्पोरेंजिएट वाला सिचुएशन बनता है। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जब तुम ट्रांसवर्स सेक्शन को एक माइक्रोस्कोप में देखते हो तो तुमको जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो तुमको बाहर से कैसा दिखेगा, लगभग नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। माइक्रोस्पोरेंजियम बाहर से तुमको कैसा दिखेगा, सर्कुलर। तुम ध्यान से देखो, किसी एक भी माइक्रोस्पोरेंजियम को उठाओ तो ये लो देखो लगभग सर्कुलर दिख रहा है, दूसरे को उठाओ तो भी वो तुमको सर्कुलर दिखेगा, तीसरे को उठाओ तो भी तुमको सर्कुलर वाला फील देगा। इसी का बात कर रहा है ये लाइन। In transverse section, a typical microscope sporangium appears to be circular in outline. It is generally surrounded by four wall layers. माइक्रोस्पोरेंजिया में चार वॉल लेयर्स होते हैं। कितने होते हैं, चार वॉल लेयर्स होते हैं। क्या क्या, क्या क्या, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। क्या क्या, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। तो सर यहाँ पर ये जो डाइथिकस है, डाइथिका का क्या बोले, डाइथिका इज बेसिकली, यूजुअली तो बायोलॉजी में वर्ड थिका का मतलब होता है लेयर, लेकिन यहाँ पर डबल लेयर्ड वर्ड यूज कर दिया गया है। कि तुमको हम बोले थे ना बाइलोब्ड, दो लोब होता है एंथर में। ध्यान से देखो, मेरे वर्ड को देखो, एनसीईआरटी कहाँ खेलती है, वर्ड प्ले को देखो थोड़ा सा। बाइलोब्ड का चर्चा किए थे ना, अभी अभी बोले हैं ना कि एक लोब, यहाँ देखो ये एक लोब है कि नहीं है, और इसके पीछे में दूसरा वाला लोब है, तो बाइलोब्ड। अब हर एक लोब में कितना, हर एक लोब में कितना, तो दो, हर एक लोब में कितना, हर एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। ये देखो ना, एक लोब है तो एक लोब के अंदर ये एक और ये दो,
इसीलिए बाई लोब्ड, दो लोब, और हर एक लोब में दो हो गया तो डाइथिकस, हर एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, यानी दो माइक्रोस्पोरेंजिया का लेयर पाया जाता है, दैट इज डाइथिकस। अब तुम जब एक माइक्रोस्पोरेंजिया को पढ़ने आए, ट्रांसवर्सली सेक्शन करके पढ़ने के लिए आए, तो क्या पढ़ेंगे उसमें? हम लोग ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं इसमें? इन ट्रांसवर्स सेक्शन ए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन, बाहर से और सर्कुलर दिखेगा, चार वॉल का लेयर होगा। कौन कौन सा? एपिडर्मिस बाहर वाला, उसके जस्ट अंदर वाला इंडोथीसियम, उसके जस्ट अंदर वाला मिडिल लेयर, और उसके जस्ट अंदर वाला टेपेटम। The outer three wall layers perform the function of the outer three wall layers perform the function of protection and help in the dehiscence of the anther to release the pollen grain। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाहर का तीन लेयर है, यानी एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर। कौन सा? एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर। इसका फंक्शन क्या क्या है? इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर, जिससे क्या रिलीज होता है? पॉलन। क्या रिलीज होता है जिससे? पॉलन रिलीज। जो सबसे अंदर का लेयर है तुम्हारा, जो सबसे अंदर का लेयर है, और वो क्या है? द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेपेटम। और टेपेटम का क्या नाम है? तो टेपेटम का काम है नर्स का काम। इट्स न्यूरिसेस द डेवलपमेंट द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं, उसको न्यूरिशमेंट करते हैं, उसको ग्रो अप होने में हेल्प करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। सेल्स ऑफ द टेपेटम। अब याद रखना, देखो समझाते हैं सिखाते हैं ना, तो याद रखने के लिए, जहां भी जो भी सेल नोरिशमेंट का काम करेगा ना, ग्रोथ का काम करवाएगा ना, न्यूट्रिशन देने का काम करवाएगा ना, उसके साथ में एक अच्छा चीज ये है कि उसका साइटोप्लाज्म क्या होगा? तुम्हारा डेंस होगा। The cells of the tapetum possess a dense cytoplasm and multinucleate, यानी more than one nucleus होगा। हम बार बार बोल रहे हैं, एकदम ध्यान रखना। जो वर्ड यहाँ सिखाते हैं ना, ये सब वर्ड प्ले। बायोलॉजी आसान तब होता है, ऐसे नहीं होता बोल देने से। आसान कब होता है? जब तुम वर्ड प्ले को समझो। जो भी सेल न्यूट्रिशन देने का काम करेगा ना, नूरिशमेंट देने का काम करेगा ना, ग्रो करवाने का काम करेगा ना, उसके साथ जनरली क्या होगा? डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी होगा। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स वुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? जब क्लास 11th का सेल डिवीजन पढ़ा रहे होंगे, वहां इस टॉपिक का चर्चा करेंगे। व्हेन द एंथर इज यंग, जब एंथर तुम्हारा क्या होता है? यंग होता है। ए ग्रुप ऑफ कंपैक्टली अरेंज्ड होमोजीनस, होमोजीनस मतलब एक जैसा टिश्यू, सॉरी सेल दिया हुआ है, होमोजीनस सेल, जिसको, और सेल के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो होमोजीनस सेल, जिसको हम लोग स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ इच माइक्रोस्पोरेंजियम। जब तुम्हारा एंथर ग्रो मतलब यंग होता है, तो उसके अंदर में कॉम्पैक्टली, यानी काफी ज्यादा नंबर में एक जैसा सेल क्या होते हैं? एक जैसा सेल अटैच्ड होते हैं, है ना? एक जैसा सेल क्या होते हैं? एक जगह अटैच्ड होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, जो कि सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में होते हैं। अब आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। एज द एंथर डेवलप्स, जैसे जैसे एंथर डेवलप करता है, द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो, हाँ स्पोरोजिनस टिश्यू के सेल में होता है मियोटिक डिवीजन, और वहां से बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो यहाँ देखो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड। देखते हैं एनसीईआरटी, अब तुम पढ़ते हो ये सब, कहाँ पढ़ते हो? प्लॉइडी लेवल से ये सब पढ़ते हो, क्लास 11th में पढ़ते हो, लेकिन स्टिल तुमको एनसीईआरटी तुमको यहाँ से आकर के पूछ देता है। तो क्या है तुम्हारा? माइक्रोस्पोर टेट्राड का, तो चूंकि मियोसिस हुआ है तो मियोसिस हो गया है, और उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है।
मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन तो यानी जो टेट्राड का प्लॉइडी लेवल होगा वो एन होगा। क्या होगा? प्लॉइडी लेवल एन होगा। हालांकि ये तुमको पूरा एक सीरीज बना करके देंगे लास्ट में कि किसका एन होगा किसका एन नहीं होगा। तो देखो अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग। जब तुम ट्रांसवर्स सेक्शन को देखने आए थे तो क्या क्या देखे? तो सबसे पहले देखे कि जो आउटर सेक्शन होता है तुम्हारा लगभग सर्कुलर होता है, ठीक है। उसके अलावा सबसे बाहर होता है एपिडर्मिस, उसके अंदर होता है इंडोथेसियम, उसके अंदर होता है टेपेट सॉरी मिडिल लेयर, और सबसे नीचे में ये हो गया तुम्हारा एपिडर्मिस, फिर इंडोथेसियम, फिर मिडिल लेयर, और सबसे लास्ट वाला लेयर क्या होता है? टेपेटम। और उसके अंदर में होता है स्पोरोजीनस टिश्यू, ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल्स। इसी स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स में धीरे धीरे होने लग जाता है मियोसिस, जो तुम्हारा बना देता है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। अब वो कैसे बनाता है वो अभी पढ़ेंगे, फिर आएंगे बाकी के डायग्राम्स पर हम लोग, है ना। फिर आएंगे हम लोग बाकी के डायग्राम्स। एज each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad। हर एक सेल में ये कैपेसिटी है स्पोरोजेनस सेल के कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड दे। तो यानी ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrad। each one is a potential pollen और pollen mother cell। तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल है, चूंकि वो हर एक सेल तुम्हारा जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है, इसीलिए हर एक स्पोरोजेनस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं पॉलन मदर सेल। क्या बोलते हैं? पॉलन मदर सेल बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन मदर सेल बोलते हैं। Each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad। Each one is a potential pollen or microspore mother cell। The process of formation of microspore from a pollen mother cell is called microsporogenesis। और प्रोसेस क्या है? मियोसिस। क्या है? तुमको सिंपल भाषा में समझो, पॉलन मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा, तो बनेगा माइक्रोस्पोर बनेगा। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है? The microspores, as they are formed, arranged in the cluster of four cell। याद आया माइक्रोस्पोर टेट्राड का बात कहां से आ रहा था? जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो चार चार के क्लस्टर में यानी ग्रुप में रहते हैं, इसीलिए बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब क्या होगा भैया? अब होगा ये, जब एंथर तुम्हारा क्या होगा? मैच्योर होगा, उसके बाद डिहाइड्रेट होगा, उसमें से पानी रिलीज होगा, हट निकल जाएगा, तो माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम इच अदर। वो जो टेट्राड बना था उस टेट्राड में अब क्या होगा? डिसोसिएशन होगा, एक दूसरे से अलगाव होगा, एक दूसरे से अलग होंगे और डेवलप करेंगे पॉलन ग्रेन में। क्या चीजें डेवलप हो जाएंगे वो लोग? पॉलन ग्रेन में। तो एंथर मैच्योर करेगा, डिहाइड्रेट होगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड डिसोसिएट होगा। सबसे पहले एंथर मैच्योरेशन, दूसरे नंबर पर अंश में डिहाइड्रेशन, तीसरे नंबर पर माइक्रोस्पोर टेट्राड में डिसोसिएशन, और तब जाकर के तुम्हारा डेवलप होता है किसका? पॉलन ग्रेन्स का। इनसाइड इच माइक्रोस्पोरेंजियम several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of the anther। सही बात है, हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में हजारों पॉलन ग्रेन होते हैं, सो दैट कि तुम जो डेhiscence ऑफ एंथर का रिलीज होता है। जैसे कोई देखते होगे बचपन में कि तुम किसी फ्लावर को गेट टच करने के लिए, जब तुम फ्लावर को टच करने के लिए जाते थे तो हाथ पर एक कलरफुल तुम्हारा पाउडर लग जाता था, येलो कलर, वो बहुत सॉफ्ट होता था। बेसिकली वो उतने सारे जो तुम्हारे हाथ पर लगे वो सॉफ्ट सॉफ्ट, वो क्या है तुम्हारे, वो सब के सब पॉलन ग्रेन्स हैं। या तुम लोग बचपन में किताब पढ़ते होगे, जब फ्लावर के ऊपर यूजुअली क्या होता है? तितली होता है। किसी तितली को तुम पकड़े और किसी तितली को पकड़ने गए और तुम्हारे हाथ में अगेन उस तितली के पंख में से जो है सो कुछ पाउडर्ड चीज लग गया तुम्हारे हाथ में, सॉफ्ट सॉफ्ट। वो बेसिकली क्या लग रहा है तुम्हारे हाथ में? वो अलग अलग फ्लावर्स पे जाकर के बैठा है, अलग अलग पॉलन ग्रेन उसके उसमें चिपक गया है, और वही तुम्हारे हाथों में तो लग रहा है।
अब आते हैं pollen grain. The pollen grain represent the male gametophyte. बहुत इज्जत वाला लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. ये pollen grain ही रिप्रेजेंट करता है किसको? pollen grain ही रिप्रेजेंट करता है किसको? मेल गैमेटोफाइट को. किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है. तो बेसिकली क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? अगर सिंपल भाषा में बोल लेना तो जैसे ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, सिमिलरली वहां पर वो पोलन ग्रेन है तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट की तरह ये करता है. आ रहा है समझ में ना? अब आते हैं आगे. इफ यू टच द ओपन एंथर्स ऑफ, देखो वही बात जो हम तुमको पहले ही बता चुके हैं कि अगर तुम ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस यानी चाइना रोज यानी अड़हुल को पकड़ोगे, एनी और किसी अलग फ्लावर को, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन्स ऑन योर फिंगर्स. बता चुके हैं. बोल रहा है कि उस सब को स्प्रिंकल करो एक ड्रॉप ऑफ वाटर पे, एक ग्लास स्लाइड लो और उसको माइक्रोस्पोर के अंदर में जाकर, सॉरी माइक्रोस्कोप के अंदर में जाकर के देखो. यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर. सही बात है. साइज, शेप, कलर, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन. ये देखो कितने ज्यादा साइज, शेप, कलर, डिजाइन है किसका? अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग, है ना, अलग अलग पोलन ग्रेन्स के, है ना. अब आते हैं आगे. आगे आते हैं इसके. पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्फेरिकल. सही बात है. जनरली, अगेन हमेशा नहीं होता है, जनरली स्फेरिकल होते हैं. 20 से 25 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है उनका, यानी कि 20 to 25 into 10 के पावर -6 मीटर, इतना छोटा डायमीटर. इट हैज प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल. बहुत इंपॉर्टेंट है. दो लेयर का वॉल होता है. टू लेयर्ड वॉल होते हैं. द हार्ड आउटर लेयर को क्या कहते हैं? एक्साइन कहते हैं. यानी एक्साइन जो होता है वो तुम्हारा क्या होता है? हार्ड होता है और आउटर होता है. एक्साइन तुम्हारा क्या होता है? हार्ड होता है और आउटर होता है. मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. क्या चीज का बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का. बहुत बार पूछा जा चुका है, इतना बार पूछा जा चुका है कि अपने आप में लगता है कि ये इसका अलग जलवा है. विच इज द वन ऑफ द, इसका तो एक एक वर्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है. विच इज द वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन. ये और एक तो ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट. कैसे? तो ये हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाता है. क्या कर जाता है ये? हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव कर जाता है. उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड को भी सरवाइव कर जाता है, अल्कली को भी सरवाइव कर जाता है. इवन आज के डेट में अगर तुम बात करो तो नो इंजाइम्स दैट डिग्रेड स्पोरोपोलिन इज सो फार नोन. कोई ऐसा इंजाइम नहीं है आज के डेट में जो कि स्पोरोपोलिन को क्या कर दे? डिग्रेड कर दे. क्लियर है? लेकिन यहीं पर आता है ट्विस्ट कि सर जब इतना हार्ड आउटर लेयर है तो फिर पॉलिन ग्रेन्स बाकी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में कैसे हेल्प कर पाता है? क्या होता है? एक छोटा सा छेद होता है. पॉलिन ग्रेन एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट एपर्चर ओपनिंग होता है कॉल्ड जर्म पोर. एक्साइन में एक छोटा सा एपर्चर होता है, छोटा सा छेद होता है जिसको हम लोग कहते हैं जर्म पोर कहते हैं, जहां पर कि स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है. Pollen grains are well preserved as fossils because of the स्पोरोपोलिन. ना टेम्परेचर का फर्क पड़ा, ना एसिड का फर्क पड़ा, ना बेस का फर्क पड़ा, ना ऐसा कोई एंजाइम है जो डिग्रेड करे. इसके कारण क्या होते हैं? ये एज ए फॉसिल्स के फॉर्म में रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो है सो इसके वजह से, किसके वजह से? स्पोरोपोलेनिन के वजह से. किसके वजह से?
स्पोरोपोलेनिन्स के वजह से ये रह जाते हैं। अब फॉसिल्स का मतलब बोले तो, अगर सिंपल भाषा में बोले तो, जो पहले के ऑर्गेनिजम्स के ट्रेसेज हैं, तो प्लांट भी तो एक अपने आप में ऑर्गेनिज्म है। तो कहीं किसी का पॉलन ग्रेन पहाड़ों के बीच में दब गया हजारों साल पहले किसी अलग प्लांट का, तो वो वैसे का वैसा रहता है, वो खराब नहीं होता है। द एक्साइन एग्जिबिट ए फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न एंड डिजाइन। सही बात है, एक्साइन में देखो कितना अलग अलग जो है सो डिजाइन है, कितना अलग अलग फैशनेबल डिजाइन है। ये देखो, ये देखो, तुम ये देखो, इसमें देख लो कितना अलग अलग डिजाइन है। ये बात कहना चाहता है। व्हाट डू यू थिंक द एग्जाम शुड बी हार्ड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। चलो ठीक है, देखते हैं। दोनों क्वेश्चन का आंसर आगे मिल ही जाएगा हमको। आगे आते हैं, तो आगे जो है तुम्हारा ये है। द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। पोलन ग्रेन के अंदर के वॉल को कहते हैं इंटाइन। इंटाइन क्या होता है तुम्हारा, थिन होता है और कंटिन्यूअस लेयर होता है जो बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ठीक है ना। जो इनर वॉल होता है तुम्हारा इंटाइन का बना होता है, जो थिन होता है, कंटिन्यूअस होता है, यानी कि वो जो है सो स्पोरोपोलेनिन की तरह, एक्साइन की तरह, ये नहीं कि एक जगह एब्सेंट है और वहां जर्म पोर बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। वो बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। द साइटोप्लाज्म एंड पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सॉरी, पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है उसमें दो सेल हो जाता है। व्हेन पोलन ग्रेन इज मैच्योर उसमें दो सेल होता है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। ध्यान ये रखना है, हम कैसे याद रखे थे, तो इंग्लिश अल्फाबेट में भी बाद में आता है। भी का वैल्यू ज्यादा, अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है ना, 1 2 3 4 अगर काउंट करोगे एबीसीडी को, तो इसीलिए वेजिटेटिव सेल क्या होता है तुम्हारा, बिगर होता है, बड़ा होता है, और बड़ा होने के साथ ही एबंडेंट फूड रिजर्व, काफी ज्यादा खाना होता है, और लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, काफी ज्यादा इरेगुलर शेप न्यूक्लियस पाया जाता है। अगेन यहाँ से हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे एनसीईआरटी के दोनों तरफ में, वो तुम लोगों को जिस लेक्चर के अपलोड होते ही तुम सबको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जनरेटिव सेल का। द जनरेटिव सेल, दूसरे नंबर पर आते हैं जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है, जनरेटिव सेल स्मॉल होगा। फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म किसके साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता हुआ रहता है, फ्लोट करता हुआ रहता है। फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल। इट इज, ये ऑटो रिफ्रेश को बंद करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। हम्म, देखो, चलो देखो। समस्या समझ, जो वेजिटेटिव सेल होता है वो क्या क्या होता है तुम्हारा, वेजिटेटिव सेल तुम्हारा बड़ा होता है, एबंडेंट फूड रिजर्व होता है, और लार्ज, एक सेकंड लैग कर रहा है, जस्ट अ सेकंड। वेजिटेटिव सेल क्या होता है तुम्हारा, बिगड़ होता है, एबंडेंट फूड रिजर्व होता है, और लार्ज इरेगुलर होता है न्यूक्लियस का शेप। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जनरेटिव सेल में। तो जनरेटिव सेल के साथ क्या है, वो तुम्हारा स्मॉल होता है, फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल में, एंड स्पिंडल शेप होता है किसका, न्यूक्लियस का, विथ डेंस साइटोप्लाज्म, सॉरी, जनरेटिव सेल का ही शेप स्पिंडल होता है, और ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है, एंड ए न्यूक्लियस, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। In over 60% of angiosperm, pollen grain is shed at two cell stage.
और बाकी का जो 40% होता है, पोलन ग्रेन जनरली डिवाइड माइटोटिकली, मियोटिकली नहीं, माइटोसिस डिवीजन होता है पोलन ग्रेन में, सॉरी जनरेटिव सेल में, और वहां पर दो मेल गैमिट होता है बिफोर पोलन ग्रेन्स आर सेड, बिना बिफोर सेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स के, और वो 3 सेल स्टेज में होता है। तो समझो मेरी बात को, 60% में 2 सेल स्टेज पर सेड होता है पोलन ग्रेन। कौन कौन सा सेल? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। क्लियर है? दोनों एक एक। लेकिन जो बाकी का 40% होता है, उस 40% में बिफोर पॉलिनेशन, सॉरी, बिफोर सेडिंग ऑफ पोलन ग्रेन के सेड होने के बिना ही जो जनरेटिव सेल होता है उसमें माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होकर के ये दो बन जाता है, तो टोटल ये 40% तुम्हारा जो सेट होता है वो 3 सेल स्टेज पर सेट होता है। कौन कौन सा? तो एक वेजिटेटिव सेल और दो जनरेटिव सेल। ठीक है ना? चलो आगे देखते हैं। अरे यार अभी इरिटेटिंग हो रहा है यार ये, बस ये सब चीजें ना बहुत इरिटेट करता है इतना भी। बताओ, है ना? यहीं पे इसको ये करते हैं, रोकते हैं, देखते हैं लैग होने का प्रॉब्लम क्या है, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना? तब तक इतना के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ाई करो, देखो, कवर करते हैं इसको, है ना? थैंक यू वेरी मच।